चलिए आज विज्ञान की सबसे बड़ी जासूसी कहानियों में से एक को सुलझाते हैं। हम एक ऐसा कोड क्रैक करने वाले हैं जो ये बताता है कि आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी असल में काम कैसे करती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी न कभी खुद से पूछा होगा कि आखिर हम अपने माता पिता जैसे क्यों दिखते हैं। ये गुण जिन्हें हम ट्रेट्स कहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते कैसे हैं। सदियों तक ये कुदरत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना रहा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, विरासत की ये महान पहेली। देखिए, सदियों से लोग ये तो जानते थे कि बच्चे अपने माता पिता की तरह होते हैं, ये तो साफ था। लेकिन इसके पीछे का कैसे और क्यों, ये एक बहुत बड़ी अनसुलझी पहेली थी। और मजे की बात यह है कि इस कहानी का हीरो कोई बड़ा नामी साइंटिस्ट नहीं, एक ऐसा इंसान जो एक शान से मठ के बगीचे में अपना काम करता था, और उसी ने इस पहेली को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अब बात करते हैं मेंडल के मेथोडिकल अप्रोच की। मिलिए ग्रेगर मेंडल से, एक ऐसा दिमाग जिसने इस पहेली को सुलझाने के लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका अपनाया। और उनका हथियार कोई फैंसी लैब इक्विपमेंट नहीं, बल्कि मटर का एक साधारण सा पौधा। अब सवाल ये उठता है कि मटर का पौधा ही क्यों? यहीं मेंडल की असली प्रतिभा दिखती है। उन्होंने मटर के पौधे को बहुत सोच समझकर चुना था। पहली बात, इसमें ऐसे गुण थे जो साफ साफ दिखते थे और एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। जैसे या तो पौधा लंबा होगा या बौना, बीच का कुछ नहीं। दूसरा, इसकी लाइफ साइकिल छोटी थी, मतलब वो कम समय में ही कई पीढ़ियों पर स्टडी कर सकते थे। और सबसे जरूरी, वो इसके पॉलिनेशन को कंट्रोल कर सकते थे, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन भी और क्रॉस पॉलिनेशन भी। उनका तरीका बहुत सिस्टमैटिक था। देखिए, सबसे पहले उन्होंने प्योरब्रेड पौधे चुने, मतलब ऐसे पौधे जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक जैसे ही रहते थे। फिर उन्होंने इन पेरेंट प्लांट्स के बीच क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। इससे जो पहली पीढ़ी आई, जिसे F1 जनरेशन कहते हैं, उसे ध्यान से स्टडी किया। इसके बाद उन्होंने F1 जनरेशन को आपस में सेल्फ पॉलिनेट होने दिया, और आखिर में जो दूसरी पीढ़ी यानी F2 आई, उसके हर एक पौधे के गुण को गिना और उसका विश्लेषण किया। ये सिर्फ देखना नहीं था, ये प्योर साइंटिफिक मेथड था। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, दो गुणों की कहानी। अब हम उनके सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देखते हैं, जिसमें उन्होंने एक बार में सिर्फ एक ही गुण पर फोकस किया, जैसे पौधे की ऊंचाई। तो उन्होंने एक शुद्ध लंबा पौधा लिया और उसका क्रॉस करवाया एक शुद्ध बौने पौधे से। यहां प्योरब्रेड का मतलब यह है कि अगर लंबे पौधे को खुद से पॉलिनेट होने दें तो उसके बच्चे भी लंबे ही होंगे और बौने के बच्चे बौने। सिंपल। तो अब आप सोचिए, जब एक लंबे और एक बौने पौधे को क्रॉस किया गया तो जो पहली पीढ़ी यानी F1 जनरेशन आई, वो कैसी दिखी होगी? क्या वो मीडियम हाइट के थे या फिर कुछ लंबे और कुछ बौने? नतीजा एकदम हैरान कर देने वाला था। F1 जनरेशन में जितने भी पौधे थे, 100 के 100 सब लंबे थे। बौनेपन वाला गुण तो जैसे हवा में गायब हो गया था। लेकिन एक सच्चा वैज्ञानिक यहीं नहीं रुकता। मेंडल भी नहीं रुके। उन्होंने F1 जनरेशन के इन सभी लंबे पौधों को आपस में सेल्फ पॉलिनेट होने दिया। वो ये जानना चाहते थे कि क्या बौनेपन का वो गुण हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। और यहीं पर वो हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। F2 जनरेशन में वो गायब हो चुका बौनेपन का गुण अचानक से वापस आ गया। ये इस पूरी जासूसी कहानी का सबसे बड़ा सुराग था। और सुनिए, ये गुण सिर्फ वापस नहीं आया, बल्कि एक बहुत ही खास पैटर्न में आया। F2 जनरेशन में करीब 75% पौधे लंबे थे और 25% बौने, मतलब बिल्कुल सटीक 3:1 का अनुपात। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक मैथमेटिकल पैटर्न था। और इसी पल मेंडल समझ गए कि वो किसी बहुत बड़ी खोज की दहलीज पर खड़े हैं। तो अब वक्त था इस पैटर्न को डीकोड करने का। ये 3:1 का अनुपात सिर्फ एक नंबर नहीं था दोस्तों, ये एक कोड था, एक पहेली थी जिसे मेंडल को सुलझाना था। और यही हेरिडिटी के बुनियादी नियमों की चाबी थी। अच्छा, इसे समझने के लिए हमें कुछ नए शब्द सीखने होंगे। पहला है एलील। एलील किसी जीन का एक खास रूप होता है। जैसे पौधे की ऊंचाई वाले जीन के लिए एक एलील था लंबा और दूसरा था बौना। मेंडल ने यह खोजा कि एक एलील दूसरे पर डोमिनेंट यानी हावी हो सकता है। डोमिनेंट एलील वो है जो अपना असर दिखाता है, भले ही उसकी सिर्फ एक कॉपी मौजूद हो, जैसे कि लंबा वाला एलील। और
रिसेसिव अलील वो है जो बेचारा तभी अपना असर दिखा पाता है जब उसकी 2 कॉपियां एक साथ हों, जैसे कि बौना अलील। और F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे क्यों थे? अब समझ आया, क्योंकि उन सब में टॉल अलील मौजूद था। इससे हमें 2 और जरूरी कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, जीनोटाइप और पीनोटाइप। ये सुनने में भारी लगते हैं पर हैं बड़े सिंपल। जीनोटाइप का मतलब है अंदर की जेनेटिक बनावट, यानी अलील्स का कॉम्बिनेशन, जैसे टीटी, टीटी या टीटी। और पीनोटाइप का मतलब है वो गुण जो हमें बाहर से दिखाई देता है, जैसे पौधे का लंबा या बौना होना। और ये देखिए, ये पुनेट स्क्वेरोस 3:1 के अनुपात की पहेली को कितनी आसानी से सुलझा देता है। F1 पीढ़ी के पौधों का जीनोटाइप था टीटी। जब वो सेल्फ पॉलिनेट हुए तो उनके अलील्स अलग अलग होकर F2 पीढ़ी में नए कॉम्बिनेशंस बनाने लगे। इससे हमें जीनोटाइप में 1 टीटी, 2 टीटी और 1 टीटी का अनुपात मिला। और क्योंकि टी डोमिनेंट है तो फिनोटाइप में क्या मिला? 3 लंबे पौधे और 1 बौना पौधा। बिंगो, वही 3:1 का अनुपात। यही मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। मेंडल एक गुण से भी आगे बढ़े। उन्होंने एक और बहुत बड़ा नियम खोजा, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उनका अगला सवाल था, क्या अलग-अलग गुण एक दूसरे से जुड़े होते हैं? मतलब, क्या पौधे की ऊंचाई का उसके बीज के रंग पर कोई असर पड़ता है? क्या ये ट्रेट्स पैकेज डील में आते हैं? और उन्होंने पाया कि बिल्कुल नहीं। एक गुण की विरासत दूसरे को बिल्कुल प्रभावित नहीं करती। हर ट्रेट अपनी मर्जी का मालिक है। अलग-अलग जीन के अलील्स एक दूसरे से पूरी तरह आजाद होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं। और इसी वजह से संतानों में गुणों के इतने सारे नए-नए कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, जिससे जेनेटिक वेरिएशन बढ़ता है। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, आनुवंशिकी के जनक। मटर के पौधों पर किए गए इन साधारण से दिखने वाले प्रयोगों ने विज्ञान की एक पूरी की पूरी नई शाखा को जन्म दे दिया, जिसे आज हम जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। अपने मटर के पौधों पर किए गए काम के जरिए ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिकता के बुनियादी नियमों को दुनिया के सामने रखा, और इसी वजह से वो निर्विवाद रूप से फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाए। तो मेंडल ने हमें इस खेल के नियम बताकर एक मजबूत नींव रखी। लेकिन अब सवाल ये है कि इस नींव पर हम आगे क्या बनाएंगे? जेनेटिक्स का भविष्य हमें कहाँ ले जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों को प्रेरित कर रहा है।